नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम कर रहे थे बिहार एसएससी के सेट का प्रैक्टिस और प्लेटफॉर्म का सेट था, उसका वॉल्यूम 1 का सेट 1 है। इसका पार्ट 1 कर लिए हैं, उसको जाके देखिए, आप एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे करेंगे पार्ट 2, मतलब कुछ क्वेश्चन उसमें कर लिए थे आधा से अधिक, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको कर लेंगे। एक वीडियो में इसलिए नहीं करते कि सेशन बहुत लंबा हो जाता है ना, इसलिए। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 64 क्वेश्चन नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखिए, तो दर्शन के सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए, दर्शन की बात करते हैं अगर इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सांख्य प्रणाली है तो सांख्य का होता है कपिल होता है सांख्य का, है ना। देखिए, बात करते हैं अगर दर्शन के, तो दर्शन 6 गो होता है मुख्य रूप से जो दर्शन होता है कितना होता है? 6 गो दर्शन होता है ना। उसमें से एक हो गया सांख्य, जो आपका क्वेश्चन है सांख्य। दूसरा है न्याय, ठीक है। तीसरा है योग, चौथा है वैशेषिक, वैशेषिक। पांचवा है मीमांसा और छठा है वेदांत, ठीक है। तो इस तरह से 6 गो होता है दर्शन। अब इसमें हमेशा पूछते रहता है कि दर्शन के संस्थापक कौन है, इससे संबंधित नाम है। तो 6 का हम बताते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। जो सांख्य है उसका है कपिल, ठीक है। घबराइए मत, हम बताएंगे कि याद कैसे करना है इसको। सांख्य का हो जाएगा कौन? कपिल। न्याय का हो जाएगा कौन? गौतम। योग का हो जाता है पतंजलि। योग का कौन हो जाएगा? पतंजलि, ठीक है। और वैशेषिक का होता है कनाद। वैशेषिक का कौन हो जाएगा? कनाद, या इसी को उलूक भी कहा जाता है, कनाद या उलूक। और मीमांसा जो मीमांसा है उसका होता है जैमिनी। मीमांसा का हो जाएगा कौन? जैमिनी। और वेदांत वेदांत है, जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ना, वेद व्यास, उसी को बोला जाता है वेद व्यास। व्यास लिखा है यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में, तो वेद व्यास है ना, या बदरायन। तो इस तरह से 6 का होता है। देखिए, याद कैसे करना है, थोड़ा सीखिएगा कैसे याद करना है इसको। देखिए, याद तो बहुत बार किए होंगे लेकिन भूल जाते होंगे। सुनिए आप मेरा बात। देखिए, कभी सुने होंगे कपिल शर्मा, जो कॉमेडी करता है, कॉमेडियन जो कपिल शर्मा है, वो क्या करता है? संख्या में गिन के करता है 100, है ना, कि ये 101वां 100 है, ये 102वां 100 है, या 55वां 100 है। ऐसे 100 को गिन का करता है। तो संख्या को क्या करता है? गिन रहा है। तो संख्या जो रहेगा ना, गिन के कर रहा है। संख्या जब यहाँ पे तो बोलना कपिल शर्मा वाला, है ना। संख्या में करता है कौन? कपिल। उसी तरह से दूसरा है गौतम जो है ना, अपनी वाइफ, जिसे बात करते हैं गौतम बुद्ध के, भगवान बुद्ध के। तो गौतम बुद्ध जो है अपनी वाइफ के साथ न्याय नहीं किए थे, मतलब उसको, मतलब कि जब आती घर छोड़ के चला आए थे अपने साधु की अवस्था में, तो गौतम का रखना क्या? न्याय। गौतम न्याय नहीं कर पाए थे सही से, है ना, अपनी वाइफ के साथ, तो गौतम का रखना क्या? न्याय। तीसरा है योग कौन करवाता है? योगा कौन करवाता है? बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव के जो पतंजलि का प्रोडक्ट आता है वो जानते ही होंगे आप, है ना। तो योग का कौन हो जाएगा? पतंजलि। योग का याद रखना, बाबा रामदेव करवाता है योग, और योग उसका प्रोडक्ट कौन है? पतंजलि। तो उसका हो जाएगा क्या? पतंजलि। नेक्स्ट में है वैशेषिक जो है, वैशेषिक का है कन्नाद और उलूक, है ना। जो विशेष है वो बार बार क्या करता है? हुलकते रहेगा। तो उलूक या कन्नाद, है ना। कन क्या है? विशेष है। नेक्स्ट में है क्या? मीमांसा का होता है जैमिनी। और जो वेद है उसका तो नाम ही है वेद व्यास या बदरायन, है ना। तो यहाँ से आपको 6 का 6 रखना है याद। इसमें से एक बार सवाल पूछा हुआ है ये वाला, कि जो सांख्य है ना, वो सांख्य जो है सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो सांख्य जो है सबसे प्राचीन दर्शन है ना। तो यही इसको याद रखना है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य है। सांख्य से एक सवाल और पूछता है। सांख्य सवाल ये बनता है कि जैसे देखो, सब जो है ना मानता है कि पृथ्वी को बनाया है भगवान या ब्रह्मा बनाया है ना। जो भी बनाया है भगवान, ब्रह्मा, अल्लाह जो भी है ना। लेकिन ये जो है, ये दर्शन, सांख्य दर्शन जो है, ये नहीं मानता। ये मानता है कि पृथ्वी जो है प्राकृतिक है, अपने आप बना है, प्रकृति बना है, साइंस के द्वारा बना हुआ है ना। तो यहाँ से पता याद रखना अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है
कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था ना, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे JB कृपलानी साहब। JB कृपलानी, मतलब 1947 में कौन थे? JB कृपलानी साहब। ठीक है, JB कृपलानी। अगर यही बात पूछ दे 1948 में कौन था, तो 1948 में देखना पट्टाभी सीताराम मैया। 1948 में कौन? पट्टाभी सीताराम मैया, है ना। अब देखना कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर में हुआ था। और एक 49 में नहीं हुआ था, एक हुआ था 50 में हुआ था जो अधिवेशन, उसको बोलते हैं वो हुआ था कहाँ पे, तो वह हुआ था आपका नासिक में, है ना, नासिक में। और ये किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में किया गया था, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना। अच्छा, 40 से लेकर के 45 तक, 40 से लेकर के 45 तक जो अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के, वो रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, तो यहाँ से भी याद रखना है, सारे याद रखना है। ठीक है, और एक और ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है, देखिए ऐसे तो कई सारे अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की है, लेकिन आपको मुख्य रूप से याद रखना है ये, कम से कम एक याद रख ही सकते हैं। 1929 ईस्वी में जो एक अधिवेशन हुआ है, जिसमें उसको बोलते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 वाला, इसमें जो है अध्यक्षता की थी 1929। कराची में 1931 में अधिवेशन हुआ, उसकी भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, है ना। 1929 में रखना है आपको, इसलिए इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई था। यहाँ से याद रखना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये था। अगर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के कहाँ कहाँ तक अभी अधिवेशन हुआ है, थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे, देखिएगा आप। अगर पूछे आपसे कोई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो सीधे सीधे बोलना 28 अगस्त 1885 ईस्वी को हुआ। 28 अगस्त 1885 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, 28 अगस्त 1885 को। कौन किया है भाई, तो ये किया है A.O. ह्यूम किया है इसकी स्थापना, है ना। और जब स्थापना हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। और 1985 में हुआ है ना, तो ये भी सवाल पूछते रहता है कि जब 1985 में इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन था, तो देखना डफरिन था उस समय भारत का वायसराय, डफरिन, है ना, डफरिन। ठीक है, तो यहाँ से बात याद रखिएगा। ठीक है, कुछ बातें और करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है ना, अलग जब इसकी स्थापना हुई थी तो अलग अलग व्यक्ति, जो प्रख्यात आदमी था, अलग अलग इसको स्टेटमेंट से पुकारा है। तो ये पूछ देता है सवाल एग्जाम में कि कौन सा आदमी इसके बारे में क्या बोला है, तो कौन सा आदमी इसके बारे में क्या बोला है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिपिन चंद्र पाल बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, याचना करने वाली संस्था है। बिपिन चंद्र पाल क्या बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, याचना करने वाली संस्था है, सिर्फ याचना करता है। ठीक है, तिलक बोले हैं कि साल भर में मेढक की एक मेढक की तरह एक बार टर्राने वाली संस्था है। तिलक क्या बोला है, मेढक की तरह टर्राने वाली संस्था है। डफरिन बोला है कि INC मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, मतलब सिर्फ अमीर लोगों का प्रतिनिधित्व ही करता है ना। ये डफरिन का स्टेटमेंट है। कर्जन बोला है कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा कर गिरने ही वाली है। कर्जन क्या बोला है, लड़खड़ा कर गिरने ही वाली है। तो एक दो वर्ड कम से कम रखिएगा कि लड़खड़ा कर कौन गिरा है, बोला है तो कर्जन। संभ्रांत लोगों के बारे में कौन बोला है, तो डफरिन, है ना। मेढक की तरह कौन बोला है, तो तिलक बोले हैं। मेढक की तरह कौन बोला है, तो तिलक बोला है। इसके अलावा याचना करने संस्था कौन बोला, तो बिपिन चंद्र पाल बोला है। तो कम से कम इतना से याद आपको पकड़ा जाएगा वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा तो। ठीक है, एक स्टेटमेंट और है जो बहुत फेमस है, लाला लाजपत पतराय का। ये बोले हैं कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये डफरिन के दिमाग की उपज है, ये डफरिन के दिमाग की उपज है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको रखना है वो है अश्विनी कुमार दत्त का स्टेटमेंट। अश्विनी कुमार दत्त साहब इसमें बोले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि ये जो है 3 दिनों का तमाशा है। 3 दिनों का तमाशा कौन बोला है, अश्विनी कुमार दत्त बोले हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ बताते हैं हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। लेकिन बाद में नौरोजी साहब के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया इसका नाम। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने करवाया था, तो दादा भाई नौरोजी की सलाह पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से कम इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किस निम्नलिखित में से किसने लिखा है। देखिए, अगर बात करता है सिद्धांत शिरोमणि की, तो सिद्धांत शिरोमणि की रचना किया है
भास्कराचार्य, है ना। इसका आंसर कौन हो जाएगा, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य। इसी में से एक और करते हैं, देखो एक है भास्कराचार्य 2, एक है कौन, भास्कराचार्य 2। अगर भास्कराचार्य 2 दिखाई देना तो बहुत फेमस बुक है एक, लीलावती, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है लीलावती। लीलावती जो है ना गणित का बुक है, गणित का। तो ये कौन लिखा है लीलावती, तो ये लिखा है भास्कराचार्य 2, भास्कराचार्य 2। जो याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये, ठीक है। एक है फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया है कौन, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। और एक और ऑप्शन जो है आपका ये आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो है आपने बुक जो लिखा है आर्यभट्टियम लिखे हैं, आर्यभट्टियम, ठीक है। एक बात यहाँ से और बताएंगे हम, वराहमिहिर एक बुक लिखे हैं पंच सिद्धांत। कौन लिखे हैं, पंच सिद्धांत लिखे हैं वराहमिहिर साहब। तो यहाँ से याद रखना है आपको, है ना। वराहमिहिर लिखे हैं क्या, पंच सिद्धांत बुक लिखे हैं, पंच सिद्धांत। तो यहाँ से आपको यह बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 67 नंबर में कि पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है, मतलब कि पंजाब हिमालय किन किन नदियों के मध्य स्थित है। देखो भाई, हिमालय जो है ना, हिमालय को नदी के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। हिमालय को नदी के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। देखिए आज हम बता देंगे ना, खाली सिर्फ आपको ध्यान से सुन लेना है, आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप सिर्फ सुनिए ध्यान से। देखो हिमालय को जो है ना 4 भाग में बांटा गया है नदियों के आधार पर। कैसे कैसे बांटा गया है, देखिए एक जो है आपका जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय, उसको बोलते हैं क्या, कश्मीर हिमालय। इसी में आता है पंजाब, तो आप इसको पंजाब हिमालय भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय, दूसरा है कौन, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। और तीसरा है नेपाल हिमालय, तीसरा कौन हो जाएगा, नेपाल हिमालय। और चौथा जो है वो है असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो इस तरह से 4 भाग में बट गया हिमालय। कश्मीर हिमालय, इसी में आता है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है नदियों के आधार पर, किस किस, देखो जिस 2 नदियों के बीच बसा हुआ है ना ये, तो उसी का नाम पर आधार नाम दिया गया है। तो देखो जो सबसे ऊपर में भारत का क्षेत्र पड़ता है, जम्मू कश्मीर से ऊपर ऊपर जाता है इस तरह से, है ना, वहाँ पे आता है सबसे ऊपर में बहता है सिंधु नदी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, सिंधु लिखना है सबसे पहले आपको, सिंधु। और उसके बाद आता है सतलज, उसका कौन आता है, सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कश्मीर पंजाब। सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, कश्मीर पंजाब, इसी को बोला जाता है पंजाब हिमालय, ठीक है। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, ठीक है, यहाँ रह जाएगा सिंधु सतलज के बीच कश्मीर हिमालय। दूसरा है कुमायूं। कुमायूं का रखना है ना कि सच है, सच है कि काली लड़की कुमारी रह जाती है। अब बस जस्ट साथ करने के लिए, सच है कि काली लड़की कुमारी रह जाती है, तो सत से साथ रखना क्या, सत, सत से क्या जाएगा सतलज, है ना। और काली, सत है कि काली लड़की जो है कुमार रह जाती है, तो सतलज और काली के बीच कौन हो जाएगा, कुमायूं। सतलज और काली के बीच कौन हो जाएगा, कुमायूं, है ना। अब देखिए नेपाल, है ना, एक है काली नदी और एक है तिस्ता नदी। काली और तिस्ता के बीच जो पड़ता है क्षेत्र उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा, काली और तिस्ता। देखो जहाँ से लास्ट हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। सिंधु सतलज के बीच हो गया कश्मीर, सतलज काली के बीच हो गया कुमायूं, और काली तिस्ता के बीच हो गया कौन, नेपाल। और उसी तरह से याद रखना 30 दिहा असम में, 30 दिहा असम में, तो तिस्ता और दिहांग, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच है आपका असम हिमालय। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, मतलब कि आपको ये भी ऑप्शन रख सकता है कि तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय है। तो यहाँ से ये बात याद रखनी है, ठीक है। 30 दिहा असम, वहाँ पे दिहांग इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र का। तो यहाँ से ये सारी बात याद रखना है ना। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय किसके किसके बीच हो जाएगा, तो सिंधु और सतलज के बीच। पंजाब के किसके हो जाएगा, सिंधु और सतलज के बीच। बाकी बात आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसमें से याद रखना 2, सत है कि काली कुमारी रह जाती है, और 30 दिहा असम में, है ना। बाकी नेपाल है तो इसका काली और तिस्ता हो जाएगा, ये काली और तिस्ता नेपाल है। और सिंधु सतलज सबसे ऊपर में नदी बहती है दोनों, है ना, इसके बीच है कश्मीर और पंजाब। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है। देखो 19वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ है वो हुआ है कहाँ पे, याद रखना है, चीन के हांगझोउ शहर में हुआ है ये खेल। 19वां राष्ट्रीय खेल चीन के हांगझोउ शहर में, ठीक है, 2023 में। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट के बारे में पूछा है तो वो जीता है स्वर्ण, है ना। ये पुरुष भी पदक तभी स्वर्ण ही जीता है, महिला और पुरुष क्रिकेट में दोनों में जीता है स्वर्ण ही। इसमें बहुत हॉट क्वेश्चन है एक कि इसमें कुल मिला के 19वें एशियाई गेम जो हुआ उसमें भारत कुल मिला के कितना पदक जीता है। तो याद रखना कुल मिला के जीता है 107 पदक। कुल मिला के कितना, 107 पदक। उसमें से 28 गो स्वर्ण है, 38 गो रजत है और 41 गो कांस्य है। सब याद रखना है, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 गो कांस्य जीता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें से सवाल पूछते हैं कि इसका ध्वजवाहक कौन रहा था, 19 में जो एशियाई गेम हुआ है, एशियन गेम हुआ, उसका ध्वजवाहक कौन रहा था, तो इसका ध्वजवाहक था PR श्रीजेश। PR श्रीजेश जो है ना हॉकी का खिलाड़ी है ना। तो PR श्रीजेश यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में कि बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है। देखिए बिहार में सोन नदी जो प्रवेश करता है वो प्रवेश करता है रोहतास से। कौन हो जाएगा इसका आंसर, रोहतास, है ना। अगर पूछ दे आपको, अच्छा सोन से एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है कि सोन निकलती कहाँ से है। तो याद रखना सोन जो निकलता है वो निकलता है अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक के उत्तरी हिस्से से, उत्तरी क्षेत्र से निकलता है सोन, ठीक है, अमरकंटक से। सोन से एक सवाल और बनता है कि गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदी में से प्रमुख नदी कौन है ना। अगर ये सवाल आपको कहीं दिख जाए कि गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन है, तो दाईं ओर से सिर्फ 2 ही नदी मिलता है, एक है यमुना और एक है गंगा। एक है यमुना और एक है गंगा। बाकी जितनी भी नदियाँ मिलती है सब मिलती है लेफ्ट साइड से, बाईं ओर से, है ना। तो यहाँ पे ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं। देखिए अब बात आया है जब रामसर साइट के, तो हम रामसर साइट के बारे में पूरा का पूरा बोलेंगे, है ना। आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे भाई। देखो रामसर साइट जो होता है, वर्ड कहाँ से आया है, ये ईरान में एक जगह है, ईरान में एक जगह, एक शहर है रामसर। रामसर एक जगह है ईरान में, ठीक है। यहीं पे एक सम्मेलन हुआ था, है ना, इसका नाम है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में, है ना। और इसमें क्या हुआ था, इसमें आर्द्र भूमि की पहचान की गई थी। इसमें आर्द्र भूमि की पहचान की गई थी, है ना। आर्द्र भूमि को ही बोला जाता है वेटलैंड। क्या बोला जाता है, वेटलैंड, है ना। तो वेटलैंड, तो ये कन्वेंशन कहाँ पे था, यहीं से बढ़ाया है रामसर सम्मेलन, है ना। कहाँ पे, ईरान में। कब हुआ, 1971 में, है ना। वेटलैंड इसको बोला जाता है। भारत जो है इसमें ना 71 में शामिल नहीं हुआ था, भारत हुआ था 1982 में शामिल। ये भी आपको याद रखना है, भारत इसमें सब कब शामिल हुआ है, 1982 में। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत में अब तक कितने रामसर साइट हैं या वेटलैंड आर्द्र भूमि है, तो बोलना 75 हो गया है अब तक 75। यहाँ पे सवाल पूछा है कि बिहार में कितना है, तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही गो है जो बेगूसराय में पड़ता है, कांवर झील। बेगूसराय में कांवर झील जो पड़ता है ना, उसको रखा गया किसमें, आर्द्र भूमि में, वेटलैंड में, वेटलैंड्स में, है ना। अब तक कितना भारत में कुल मिला के 75, भारत में 75 है ना। कब शामिल हुआ है रामसर साइट में, रामसर सम्मेलन में, तो 1982 में। रामसर सम्मेलन कब हुआ है, तो 2 फरवरी 1971 को। अच्छा, इस एक से एक सवाल और बनता है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 2 फरवरी को। इसलिए डेट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, ठीक है। आर्द्र भूमि दिवस पूछ देगा या वेटलैंड डे पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा, वेटलैंड डे। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, ठीक है। यहाँ से ये बात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डैश दिया है, डैश द्वारा फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, जब हम बता रहे थे अकबर के बारे में, तो वहाँ पर चर्चा कर चुके थे। एक बार फिर से आ गया है तो फिर से बोल देते हैं, फिर से सुन लो। देखो अगर बात करते हैं क्या,
फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुआ था 1571 में, 1571 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था फतेहपुर सीकरी के, है ना, फतेहपुर सीकरी के। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन किया था? तो ये किया था अकबर। कौन किया था? तो अकबर किया था, यहाँ से बता दूंगा, है ना। और अकबर क्या किया था? आगरा से हटा के, आगरा से राजधानी को हटा करके लाया दिया था कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि किसने किया था? तो किसने किया था? तो अकबर ने किया था। यहाँ याद हो जाएगा, है ना। 71 के बाद याद रखिएगा आप 1575, फिर याद रखना है क्या? 78, 1578, फिर क्या रखना है? 1578 के बाद 82, फिर क्या रखना है? 83, फिर क्या रखना है? 83, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या हुआ है देखो, 75 में अकबर द्वारा किया गया काम है, ये अकबर द्वारा किया गया काम है, कुछ नहीं है। आप समझ रहे होंगे क्या 75 78 क्या बोल रहा है पागल, है ना, ये है काम इसका। 1575 ईस्वी में जो है ना अकबर ये किया था इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना की स्थापना। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार पूछता है, लगभग 2-3 एग्जाम के बाद आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। इबादत खाना की स्थापना अकबर कब किया था? 1575 ईस्वी में, ठीक है। और 78 ईस्वी में इबादत खाना में सब धर्म के लोगों को बुलाने का न्योता दिया था, मतलब कि सब धर्म के लोग यहाँ पे आ सकता है ना। देखो क्या था इबादत खाना, क्या था? इबादत खाना में धार्मिक चाय होती थी, है ना, इस्लाम धर्म के, कोई भी धर्म के। तो पहले से पहले जब शुरू बनवाया था इबादत खाना, तो वहाँ पे सिर्फ इस्लाम धर्म के बात होता था, है ना। लेकिन जब 78 में इसमें क्या कर दिया गया? सभी धर्म के लोगों को प्रवेश कर दिया गया, मतलब सब धर्म के लोग वहाँ पे आके बैठ के बात करते थे कौन सा धर्म कैसा है इसके बारे में, है ना। 82 में जो है ना दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुआ था, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुआ था। कौन किया था? अकबर। याद रखना 82 में, 1582 में। और 83 में जो है इलाही संवत स्थापना किया था, इलाही संवत बनाया गया था। इलाही संवत की स्थापना कब हुआ था? तो 1583 में। तो यहाँ से ये सारी बातें रखना है। अकबर के इतना जो बताया पंचों काम बताएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। देखो अभी बताया था कुछ देर पहले, अभी यहाँ पे आ गया। कुछ बातें यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। आ जाते हैं 1562, 1563, 1564, ठीक है। यहाँ से 3 बात रखना है। देखो 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी, हरम दल से मुक्ति मिली थी और दास प्रथा को खत्म किया था। देखना लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? 62 में, तो 2 से देखना दास प्रथा के मुक्ति, 2 से दास प्रथा के मुक्ति। 3 से देखना तीर्थ यात्रा कर, 3 से देखना क्या? तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 63 में, है ना। और 4 से देखना 2 के स्क्वायर 4, मतलब कि जजिया, जजिया कर को समाप्त किया था। ये जजिया कर को क्या किया था? समाप्त किया था 1564 में। कम से कम इतना तो रखना ही है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है तो सुनिए। अकबर जो है, अकबर के बाबूजी का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबूजी का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, कुतलुग निगार खानम, ठीक है, कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम जो थी वो थी आपको हाँ देखो अकबर का जो माता थी कौन थी? कुतलुग निगार खानम। और कुतलुग निगार खानम जो है ना वो थी आपका चंगेज वंश के खान, चंगेज वंश के खान से था, चंगेज वंश के खान से, है ना। और इसके जो बाप था उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर वंश के शासक, तैमूर वंश के खानदान से था। मतलब कि इसका माँ बाप दोनों था खतरनाक वंश से। तो अकबर तो खतरनाक होना ही था, है ना, खतरनाक होना ही था। अच्छा, यहाँ सवाल बनता है कि तैमूर वंश, तैमूर लंग जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये क्या था? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। और उसी तरह से चंगेज खान कब आक्रमण किया था, है ना? तो ये किया था 1221, 1221 सॉरी 1221 में, 1221 हुआ ना, 1221 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पर, है ना। और दोनों मिलकर बहुत सारा सोना ले गया और अपने क्षेत्र का बहुत डेवलपमेंट किया था। दोनों मिलकर बहुत सारा सोना ले गया, धन संपत्ति ले गया और बहुत सारा अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट किया था, ठीक है। अच्छा, कभी आपको मन में सवाल आए इस तरह का, नहीं आता ही होगा, कि अकबर भारत पर आक्रमण क्यों किया था? क्या उसको खुजली था कि भारत पर आक्रमण कर देगा, है ना? तो इसका आंसर ये होता है ना कि अकबर को पहले से पता था कि भारत जो है बहुत धनी संपन्न देश है, सोना चांदी यहाँ पे भरल है ना। तो उसको यहाँ पे आने का लालच, एक तो धन सता रहा था, दूसरा कारण ये था कि काबुल जो है उसी का क्षेत्र में पड़ता था, काबुल से उसको बहुत कम टैक्स मिलता था,
है ना। तो दोनों कायरों को लेकर के भारत पे वो आक्रमण किया था, ठीक है। और यहीं पे आगे फिर उसका तो वंशज यहाँ पे आके रह गया है, ठीक है। बाबर के एक उसका जो है ये जन्म अगर कोई भी पूछे तो बोलना कि 1483 में उसका जन्म हुआ था और 1494 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठ गया था। उसका बाप ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र का था, तो वहीं पे पहले बना था और उसके बाद आगे बढ़ा था, ठीक है। अब देखिएगा तुजुक ए बाबरी उसका जीवनी लिखा गया है तुर्की भाषा में। ये सवाल पूछा हुआ है कि बाबर का जो जीवनी है कौन सा बुक है, तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो उससे तुर्की भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगर बाबा से सवाल कुछ और करें थोड़ा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है कि आपको जाना चाहिए, तो सुनिए। लिखने में बहुत टाइम लगेगा, सुना देते हैं। देखो 1526 में, 27 में, 1528 में, 1529 में, इस तरह से 4 लड़ाई लड़ा है, 4 लड़ाई है ना। तो 4 लड़ाई तो सबका है, हमको पता है कि वो आपका होगा, लेकिन हम ये बताएंगे कि उसका डेट याद रखना है आपको, डेट भी उसका रखना है। डेट भी पूछ देता है, अरेंज करने दे देगा कि कैसे कैसे कब कब हुआ है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। सुनिए, तो 1526 में जो हुआ है पानीपत की लड़ाई, उसमें देखना 21 बार आप जो है ना, 21 बार आप क्या किए, पानी पिए। 21 बार आप क्या किए, पानी पिया। रखना 21 अप्रैल में आप से पानी पिए। 21 अप्रैल से आप हो गया, पानी पिए, तो पानीपत का युद्ध, ठीक है। तो 21 अप्रैल 26 को क्या हो गया, पानीपत का युद्ध। दूसरा होता है 16 गो मिर्चाई खाने खा लिए। खाना में क्या क्या है, 16 मिर्चाई। तो 16 मार्च से 16 मिर्चाई, 16 मार्च को क्या किए, खाना खाए 27 में। और हो जाएगा दोनों जन चंदा जमा किया, दोनों जन चंदा जमा किया। 2/9 मतलब हो जाएगा 2/9 मतलब कि 29, 2 और 9 29 जनवरी को क्या किया था, चंदा जमा किया, मतलब चंदेरी का युद्ध किया था, है ना। और 5 मई को घाघरा खरीद के भाग गया, 5 मई को घाघरा खरीद करके भाग गया था। तो याद रखना है 21 अप्रैल 1526 हो गया पानीपत का युद्ध। इस तरह से 26, 27, 28 करके है। चलो लंबा हो जाएगा फिर। हाँ, और कुछ इसमें है। हाँ अच्छा, इसी बात कर लेते थोड़ा सा हुमायूं के बारे में। अकबर कर चुके हैं, हुमायूं के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं कि हुमायूं जो है ना, अकबर के बाद, बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा था 1930 में, जब बाबर मर गया था तो, है ना। लेकिन ये पूरी तरह से शासन कर नहीं पाया था। इसलिए जो है ना, इसको बोला जाता है बिना बादशाह का बादशाह बोला जाता है। इसलिए क्योंकि 1539 ईस्वी में लड़ा था चौसा का युद्ध, जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। देखना, चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं हार गया था और भाग गया था, है ना, नदी में कूद के भाग गया था, है ना। लेकिन 1539 में फिर लड़ा, 1540 में फिर लड़ा, जिसको बोलते हैं बिलग्राम या कनौज का युद्ध। वहाँ भी हार गया, तो अब भाग गया था, काबुल की तरफ भाग गया था, है ना। तो उसका कहानी खत्म हो गया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं हो सकती। देखो, प्रधानमंत्री या मंत्री इतना ही, जो भी बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, सब को मिला करके जो है ना, मंत्रियों की संख्या मैक्सिमम होता है 15%। कितना होता है, 15%, है ना। और ये बात कहा गया है कब, तो ये कहा गया है 91वां संविधान संशोधन में। कब कहा गया है, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है, 2003 में हुआ। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा में मंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या कितना होगा, कुल लोकसभा का 15% ही हो सकता है। हाँ, एक बात इसी में और जोड़ा गया है कि जहाँ पे 40 सदस्य से कम रहे, यहाँ पे 40 सीट से कम रहेगा, वहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 12 गो हो सकता है, 12 गो, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। एक बात यहाँ पे और बोलेंगे, यही हो गया 91वां संविधान संशोधन। एक याद रखना 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था 2001 ईस्वी में। फैसला किया 84वां संविधान संशोधन का हुआ 2001 ईस्वी में। इसमें कहा गया है ना कि लोकसभा और विधानसभा में सीट जो है ना 2026 तक कन्फर्म है, 2026 तक चेंज नहीं किया जाएगा, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना। तो ये बात यहाँ से तक 2026 तक बदला नहीं जा सकता है ना। एक बात यहीं सॉल्व करेंगे, 86वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, इसमें ये हुआ था कब, 2002 में हुआ। कौन,
86वां संविधान संशोधन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जितना भी 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का बच्चा है, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाने का उसको अधिकार है ना। इसको अधिकार में जोड़ दिया गया। कहाँ पर रखा गया? ये रखा गया अनुच्छेद 21 के काम में। अनुच्छेद 21 के काम में रखा गया है ना कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। ये बात आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावे अनुच्छेद 51 के काम में क्या है? अनुच्छेद 51 में है क्या? आपका मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद 51 के काम में ही है क्या? मौलिक कर्तव्य में है जो ना 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले था 10 कर्तव्य ही, लेकिन जोड़ा गया 51वां कर्तव्य आपका देखना है। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में है ना। और इसी संविधान संशोधन में आर्टिकल 45 जिसको बोलते हैं उसमें भी संशोधन किया गया था। तो जितने संशोधन हुए हैं ना, आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ बताए हैं, आपको यहाँ से ये सब बातें याद रखनी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है 73 में कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? देखो, सिकंदर तो सबसे पहले एक सवाल पूछता है ये कि सिकंदर आक्रमण कब किया था? तो याद रखना 325 या बोल सकते हैं 326, ऐसे बात रखना 326 या 325 में आक्रमण किया था। आक्रमण कब किया था? 325 में, अच्छा सॉरी, आक्रमण किया था 326 में है ना, और 25 तक रहा था। ये बीसी है, बीसी मतलब कि ईसा पूर्व है ना, तो इसलिए घट रहा है, 26 से 25 हो रहा है ना। ये लगभग 19 महीना रहा था, 19 महीना भारत में, ठीक है। तो 326 में भारत पर अटैक किया था, 325 तक रहा था, 325 तक है ना, 19 महीना। देखिए जब ये आया था ना, तो उस समय उत्तरी भारत का राजा जो था वो था पोरस। उत्तरी भारत का राजा कौन था? पोरस है ना। और पोरस का जो इलाका था वो झेलम नदी के आसपास था। कहाँ पे? झेलम नदी के आसपास है ना। तो जब सिकंदर यहाँ पे आया ना, तो ये झेलम नदी पर ही ये लड़ाई हो गया है ना। इसलिए इसका नाम पूछता है कि सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई कहाँ पे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे। झेलम का ही पुराना नाम है वितस्ता नदी। वितस्ता नदी इसी का पुराना नाम है ना। तो ये भी पूछ सकता है कि वितस्ता नदी के किनारे हुआ था किसके बीच? पोरस और सिकंदर के बीच। इसी को बोला जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। इसको बोला जाता है क्या? हाइडे स्पीच का युद्ध है ना। तो यहाँ से याद रखना है, झेलम युद्ध रहे, वितस्ता युद्ध रहे या हाइडे स्पीच युद्ध रहे, सब वही लड़ा है। कौन कौन? पोरस और सिकंदर, ठीक है। यहाँ से सिकंदर के बारे में बात आपको रखना है ना। ये मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया का यहाँ पे अटैक किया था। सिकंदर से यहाँ पे एक बात आप रखना है कि सिकंदर जो है, सिकंदर जब का सेना जो है ना, यहाँ पे इस नदी को पार करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था है ना। चूंकि लड़ते उधर से लड़ते आ रहा था, इसका विश्व विजेता का सपना था, उधर से बहुत दूर से लड़ते हुए रहा था, सब राजा को हराते हुए रहा था। तो एक तो इसका सिकंदर का सेना जो है थक भी गया था है ना, और इसके पास जो है एनर्जी की कमी हो गई थी, और बहुत सारा सिपाही जो है जख्मी हो गया था है ना। इस और जब उसको पता चला ना यहाँ पे कि भारत में जो है एक नंद वंश उसमें भारत में, उत्तरी भारत में, और उसके बाद जो है शासक था कौन था? नंद वंश। तो उसको पता चला कि नंद वंश के पास बहुत अधिक शक्तिशाली सेना है, बहुत बड़ा भयंकर सेना है ना। और इसी कारण से जो है वो डर के मतलब कि वहाँ उसका सैनिक भाग गया था, आत्मसमर्पण कर दिया था है ना। तो कहा जाता है कि इस सिकंदर जो है अपने से हारा नहीं, उसका सेना के मनोबल ने हरा दिया था है ना। तो ये बातें यहाँ से याद रखनी है। इसी कारण जो है ना, सिकंदर का सेना जो है वहाँ से 2 गुट में बट गया। एक चल गया जल के रास्ते अपने घर, और एक चल गया स्थल के रास्ते अपने घर। तो यहाँ सवाल पूछता है कि जो जल के रास्ते गया था उसका नेतृत्व कौन किया था? उसका नेतृत्व किया था निर्याकस। एक कौन था? निर्याकस जो है जलीय सेना का नेतृत्व किया था, और एक था अर्कस, वो किया था स्थलीय सेना का नेतृत्व। तो यहाँ से याद रखना, निर्याकस कई बार पूछा हुआ सवाल है, यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन अगला में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान में कुल भाग की अगर बात हम करें तो कुल भाग है 22 गो। कुल भाग है कितना? 22 गो। अब 22 आपको नहीं करना है ना, कुछ छोड़ के 1-2 को थोड़ा सा बहुत लेंदी टाइप कर दिया होगा, उसको जल्दी पूछता भी नहीं है। तो लेकिन जहाँ तहाँ तक आपको पढ़ना, हम शुरू से बोलते हैं सबके बारे में, हम सबके बारे में बोलेंगे, सुनिएगा। जो भाग एक है
उसमें संघ और राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। संघ और राज्य के बारे में चर्चा की। जो भाग 2 है उसमें नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में क्या हो गया? नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के ही काम में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। भाग 5 में आइए, भाग 5 में है संघ, संघ का वर्णन, और भाग 6 में है राज्य का वर्णन। ठीक है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो भाग 7 को भूल जाओ, भाग 8 में आओ। भाग 8 में है संघ और राज्य का वर्णन। भाग 8 में कौन? संघ और राज्य का वर्णन। भाग 9 में बात करें अगर, तो भाग 9 में है नगर पालिका, नगर पालिका का वर्णन। ठीक है। भाग 9 में नगर पालिका का वर्णन है ना। और भाग 10 में अगर बात, अच्छा पहले 9 में कौन है? नगर पालिका। और 9 के का में, भाग 9 के का में ही है आपका सहकारी समिति, सहकारी समिति के बारे में चर्चा है। ठीक है। भाग 10 में आइए, तो भाग 10 में है एससी और एसटी क्षेत्र का वर्णन। एससी एसटी क्षेत्र का वर्णन मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। ठीक है। भाग 11 में आइए, संघ और राज्य के बीच संबंध है, संघ और राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 में आइए, वित्त से संबंधित जितना भी काम है ना, वित्त, पैसा वाला धन, धन के मामले में, वो है भाग 12 में। भाग 13 में है व्यापार वाणिज्य से संबंधित बातें, है ना, भाग 13 में। ठीक है। भाग 14 में है संघ और राज्य से संबंधित सेवाएं, है ना, जैसे लोक सेवा है जिसको बोलते हैं आप संघ लोक सेवा आयोग, है ना, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, उस सब का वर्णन कहाँ पे है? भाग 14 में। ठीक है। और भाग 15 में जो है वो है कौन? निर्वाचन। भाग 15 में कौन हो जाएगा? निर्वाचन। ठीक है। भाग 16 में बहुत लेनी टाइप कर दिया, उसको छोड़ दो। भाग 17 में आ जाओ। भाग 17 में राजभाषा। भाग 17 में क्या है? भाषा। ठीक है। और 18 में है आपात उपबंध। 18 में क्या हो जाएगा? आपात उपबंध। ठीक है। भाग 18 में क्या हो जाएगा? आपात उपबंध। और भाग 19 में है प्रकीर्णन, प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में मिसलेनियस, मिसलेनियस, है ना, भाग 19 में। भाग 19 हो गया। और भाग 20 में है, भाग 20 में हो गया आपका संविधान संशोधन, है ना। 21-22 को करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको याद है, खुजली है कि हमको उसको भी पढ़ना है, तो आप जाकर बुक में देखिए, आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका 20 तक। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इसमें था क्या? 15वां भाग। तो 15वां किसे बोले थे? संविधान निर्वाचन से हो जाएगा। 15वां क्या था? निर्वाचन। और जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर हो जाएगा कौन? 18वां। ठीक है। भाषा तो बोल ही चुके हैं 17वां। और संविधान संशोधन कौन हो जाएगा? 20वां। ये तो कर ही चुके हैं, सब बोल चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में है, क्वेश्चन नंबर 75 में है कि कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में है? अच्छा, कोरोमंडल का मैदान किस दिशा में है, ये पूछ रहा है कि कोरोमंडल का मैदान किस दिशा में। देखिए, भारत का अगर मैप अगर आपको याद होगा, तो भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, वो ऐसा है, कुछ भी आकार का है ना, भी आकार का है। ठीक है। और भी आकार के इस क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे पूरा पहाड़ी इलाका है। ये क्षेत्र क्या है? पहाड़ी इलाका। ठीक है। और इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। इस पहाड़ी इलाका को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोला जाता है, पश्चिमी घाट, है ना। और यहाँ पे क्या है? पूरा अरब सागर इधर है, इधर पूरा क्या है? अरब सागर है, इधर पूरा समुद्र बसा हुआ है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इधर भी पहाड़ है, लेकिन जहाँ तहाँ छुटा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ इधर पास गई है ना। जहाँ पे छुटा हुआ है ना, वहाँ पे नदियाँ पास की है। तो नदी रहेगा तो पहाड़ पर नदी कैसे चढ़ेगा? वही कटा हुआ जहाँ तहाँ। ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा तट है, हम सबके बारे में बोल देते हैं, सुनिए। जो सबसे पहले यहाँ शुरू हुआ है, इसको बोलते हैं गुजरात तट, जो गुजरात से शुरू हुआ है, इसको क्या बोले हैं? गुजरात तट बोले हैं। ठीक है। गुजरात तट। गुजरात तट क्या होता है? यहाँ पे, यहाँ से मतलब कि मुंबई और गोवा, इस दोनों का क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट। क्या कहलाया? कोंकण तट, है ना। मुंबई और गोवा का क्षेत्र कहलाया गया क्या? कोंकण तट। उसके नीचे आता है कर्नाटक का क्षेत्र। कर्नाटक का क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्र को बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट बोलते हैं, कर्नाटक तट भी बोलते हैं, कन्नार तट भी बोलते हैं। तो सबका एक ही नाम है ना, कर्नाटक तट, कन्नड़ तट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आइए इधर। नेक्स्ट जो क्षेत्र पड़ता है वो है कौन? केरल। नेक्स्ट कौन है? केरल। और केरल का क्षेत्र जो है वो कहलाता है मालाबार। क्या कहलाता है? मालाबार तट। मालाबार तट। आप कभी पढ़े होंगे कि वहाँ पे जो है ना, गर्मी के दिनों में वर्षा होती है, और गर्मी के दिनों में वर्षा होती है ना, उसमें केरल में मालाबार के तट में जो मालाबार के जो किसान रहता है, वहाँ पे आम पक जाता है ना। तो आम्र वर्षा भी उसको कहते हैं। ठीक है।
माला बता तुमने, ठीक है। अब सबसे निचला भाग क्या हो गया, कन्याकुमारी, सबसे निचला भाग क्या हो जाता है, कन्याकुमारी। और जैसे ही कन्याकुमारी से ऊपर की ओर चलते हैं, है ना, यहाँ पे क्या है, इसी भाग को बोलते हैं कोरोमंडल तट। इस भाग को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, चेन्नई के आसपास पड़ता है कोरोमंडल क्षेत्र, कोरोमंडल तट, है ना। उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे पड़ता है आंध्रा तट। आंध्रा तट समझ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और उसके ऊपर थोड़ा सा आ आते हैं तो यहाँ पे पड़ता है, इसका नाम रखना उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, लेकिन इसका नाम है उत्तरी सरकार तट। तो इतना सारा तट को याद रखना है। देखिए सुनिए, यहाँ से देखिए, ये है पश्चिमी घाट था, है ना। इस पर सबसे पहले कौन हो गया, गुजरात तट, फिर हो गया मुंबई और गोवा का क्षेत्र क्या हो गया, कोंकण तट, कर्नाटक का क्षेत्र क्या हो गया, कन्नड़ तट, केरल का क्षेत्र हो गया कौन, मलाबार तट, नीचे कन्याकुमारी हो गया, थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं तो तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया कौन, चेन्नई वाला कोरोमंडल तट, उसके ऊपर आएंगे तो आंध्रा तट, उसके ऊपर आएंगे तो उत्तर सरकार तट, ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। तो ये सारे तट हैं भारत के समुद्री क्षेत्र का, है ना। तो यहाँ से याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, कोरोमंडल का मैदान कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, जो सीधे सीधे है पूर्वी में पड़ा है, कोरोमंडल है ना, तो कहाँ पड़ेगा, पूर्व में पड़ेगा। अगर था मालाबार तो पश्चिमी बोलते हैं, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है ना, दुमहल। तो देखिए, एक है दुमहल, एक है नाच और एक है दमाली। कौन कौन बोले, एक है दुमहल, एक है नाच और एक है दमाली। दुमहल, नाच, दमाली, ये तीनों जो है जम्मू कश्मीर का है, ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है ना। दुमहल, नाच और दमाली, ये तीनों कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। बहुत फेमस नाच है ये, तो आपको अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। दुमहल, नाच और दमाली। अगर बात करें आपसे कोई छत्तीसगढ़ के कि छत्तीसगढ़ का कौन कौन है, तो छत्तीसगढ़ में रखना, छत्तीसगढ़ में रखना पंडवानी। कौन कौन, पंडवानी। एक रखना गौर, है ना, पंडवानी हो गया, गौर हो गया, राउत नाच हो गया, कर्मा हो गया, सुआ हो गया, है ना। कौन कौन बोले, पंडवानी, गौर, राउत नाच, कर्मा, सुआ, ये सारे क्या हैं, छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं, ठीक है। और उत्तराखंड से एक रखना छोलिया। छोलिया जो है उत्तराखंड का नृत्य है, ठीक है। तो इतना यहाँ से आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था, है ना। देखिए, भारत की अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना लिया गया था कहाँ से, सबसे पहले बात रखना है रूस से, रूस से लिया गया था। लाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो नेहरू चाचा का था। नेहरू चाचा का सबसे बड़ा योगदान था पंचवर्षीय योजना को भारत में लाने का, इसलिए उन्हीं को दिया जाता है ना। आप देखिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर बात करें हम पंचवर्षीय योजना का, तो शुरू कब हुआ था, ये हुआ था 1951 से शुरू, 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 1956 से 61 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना, और 1961 से लेकर के 66 तक तीसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष का था, ठीक है। अब देखिए, पहला जो पंचवर्षीय योजना था, जो पहला पंचवर्षीय योजना था, है ना, उस पर कृषि पर ध्यान दिया गया था, कृषि पर। और जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था इसमें उद्योग पर ध्यान दिया गया था, है ना। और जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया था, कृषि पर भी ध्यान दिया गया था, उद्योग पर भी ध्यान दिया गया था, ठीक है। इसमें याद रखना बोकारो, इसमें जो है ना तीसरा पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट बना है, बोकारो स्टील प्लांट बना है ना, 1964 ईस्वी में बनाया गया है ये। याद रखिएगा, बोकारो स्टील। सवाल पूछता है कि बोकारो स्टील प्लांट कब बना है, किस पंचवर्षीय में बना है, तो तीसरा में, है ना। बाकी हो गया, एक हो गया राउरकेला हो गया, है ना। राउरकेला कब बना था, तो ये बना था किसके, तीसरा पंचवर्षीय योजना, सॉरी दूसरा पंचवर्षीय योजना में, है ना। अच्छा, सवाल कहाँ था, सवाल में भटक गए हम। सवाल था कि किसमें प्राथमिकता दिया गया था विकास से हटाकर। अच्छा देखो, हाँ ये देखो कब हुआ है, 1961 से लेकर के 1966 तक हुआ है। और इसी दौरान भारत चीन युद्ध हो गया था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 ईस्वी में, ठीक है। और भारत पाकिस्तान युद्ध भी उसी समय हो गया था, 1965 ईस्वी में। तो चूंकि इस समय में, मतलब कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में
दो दो भयंकर युद्ध लड़ लिया भारत, है ना। थोड़ा सा ध्यान सरकार की ओर गया, सरकार का गया कि थोड़ा सा कृषि और उद्योग से हटके हम थोड़ा सा अपने क्षेत्र को मजबूत करें, तो रक्षा पर ध्यान दिया था। इसको है कि प्रतिरक्षा पर ध्यान दिया था कब, तो इसी में तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें सीधा सीधा आपको याद रखना है 33% आरक्षण दिया गया है इसमें महिलाओं को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 79 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। जो सही चुनना है उसको चुनना है। देखिए क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य, है ना, ये गलत बात है। वाणिज्य मंत्री नहीं थे। वाणिज्य मंत्री कौन थे? वाणिज्य मंत्री थे आपके ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, वही थे। प्रधानमंत्री भी और वाणिज्य मंत्री भी वही थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री थे। कृषि और खाद्य मंत्री, कृषि और खाद्य मंत्री। दूसरा नंबर में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बोलता है कि उद्योग एवं आपूर्ति, बिल्कुल सही बात है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय का पदभार लिए हुए थे, ठीक है। ऑप्शन सी में है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर में लगा दिया है शिक्षा, गलत बात है। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम थे। अबुल कलाम कौन थे? शिक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो स्वास्थ्य मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर। चौथा ऑप्शन में है कि मौलाना अबुल कलाम, अच्छा ये तो बोल ही चुके हैं कि मौलाना अबुल कलाम क्या था? शिक्षा मंत्री थे, है ना। और वित्त मंत्री ये नहीं थे, वित्त मंत्री थे ये षणमुखम शेट्टी। वित्त मंत्री कौन हो जाएगा? षणमुखम शेट्टी। अगर कोई आपसे सवाल पूछ दे कि रेल मंत्री कौन थे, तो रेल मंत्री बोलिएगा जॉन मथाई। रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई उस समय। वित्त मंत्री तो बोल ही चुके हैं षणमुखम शेट्टी। प्रधानमंत्री तो हो ही गए कौन? जवाहरलाल नेहरू। और एक बोलना आधा रखना गृह मंत्री। गृह मंत्री उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, प्रसारण मंत्रालय तीनों थे, है ना। तो देखिएगा, ठीक है। शिक्षा मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, ये हो गया। और बच गया कौन? अच्छा अम्बेडकर। अम्बेडकर विधि मंत्रालय थे, विधि मंत्री थे, ठीक है। और एक बच गया जो बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, है ना। रक्षा मंत्री कौन? बलदेव सिंह। एक और पूछता है बहुत बार, श्रम मंत्री। श्रम मंत्री थे उसमें बाबू जगजीवन राम, है ना। तो याद रखिएगा अच्छे से इसको आपको, ठीक है। चलिए, वाणिज्य मंत्री भाभा थे, वाणिज्य मंत्री भाभा साहब थे उस समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर है, 80 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। मतलब कि राज्य सूची में कौन है, ठीक है। तो देखिए, रेलवे तो आज का है नहीं, बिहार का थोड़ी है रेलवे, है ना। प्रत्यर्पण भी नहीं है। अगर किसी देश से लड़ाई हो गया तो हम लड़ेंगे कि झुकेंगे कि बैठेंगे, क्या करेंगे, ये मतलब जो सरेंडर करता है उसको बोलते हैं प्रत्यर्पण। तो ये सब हम स्टेट का मामला नहीं होता, ये केंद्र का मामला होता है ना। और युद्ध और शांति भी केंद्र का ही मामला है। कभी किसी से युद्ध करना है, किसी से नहीं करना है, ठीक है। तो बच गया कौन? बाजार और मेला। अपना मार्केट में बाजार पसारो, मेला पसारो, अपना स्टेट में कुछ भी करो, ये कौन है? संबंधित सूची का है। अच्छा राज्य सूची में शामिल किया गया है इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट में है 81 नंबर क्वेश्चन में कि महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जी किस देश ने जीता है। तो देखिए, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप खिताब जो है 2023 में जीता है भारत, ठीक है। इसमें नो दिस दैट, नो इधर उधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में है कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। बहुत अच्छा रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 83 में है 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान मिशन जो 3 जो था, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम पूछा हुआ है ना। तो रॉकेट का नाम याद रखिएगा। अच्छा, हाल फिलहाल में जितने भी चीज़ लॉन्च किए जाते हैं, है ना, या तो वो इसरो करे या तो DRDO करे, है ना। तो वो याद रखिएगा उसका लॉन्च व्हीकल का नाम। इसमें है लॉन्च व्हीकल M3 M4, है ना, M3 M4। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये सब अब अथी है ना, करंट दिया हो, करंट अफेयर्स है ये सब। टोक्यो ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था। देखिए, टोक्यो ओलंपिक आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन था इसका ऑप्शन नंबर बी, है ना, यूनाइटेड बाई इमोशन। देखिए कुछ ध्यान से कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ है ना, वो हुआ ग्रीष्मकालीन। देखो, ओलंपिक 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्रीष्मकालीन, एक होता है शीतकालीन। एक होता है कौन? ग्रीष्मकालीन, और एक होता है शीतकालीन, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन का मतलब है एक ट्रैक,
ग्रीष्मकालीन बताते हैं ट्रिक, मज़ेदार आएगा। देखो अब देखना, जाफर की अम्मी, जाफर की अम्मी गरमाया, गरमाया मतलब हो जाएगा क्या, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रहेगा इस ट्रिक में। जा से हो जाएगा जापान, जापान, है ना, ये 2020 में हो चुका, जो अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जापान के नागोया में, ठीक है। और फर से हो जाएगा फ्रांस, मतलब कि 2024 में अभी जो पूछेगा 2024 में कहाँ पे होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो फ्रांस में होगा, है ना। और अम्मी से हो जाएगा अमेरिका, अम्मी से क्या हो जाएगा अमेरिका, तो अमेरिका में कब होगा 24/4/28, 4 वर्ष में होता है ओलंपिक गेम ग्रीष्मकालीन, है ना। तो 2020 में जापान में हुआ था, जो अब तो जल्दी नहीं पूछेगा, 2023-24 आ चुका है, तो पूछेगा कौन, फ्रांस वाला, याद रखिएगा। और 2028 में कहाँ पे होगा, अमेरिका में। उसी तरह से अगर पूछ दे आपको शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, है ना, तो अगर आपसे सवाल पूछ दे शीतकालीन ओलंपिक के बारे में ना, तो शीतकालीन ओलंपिक के बारे में आपको कुछ नहीं बोलना है। शीतकालीन ओलंपिक के बारे में सिर्फ इतना शब्द बोलना है कि जो अगला बार होगा ना, जो अगला शीतकालीन ओलंपिक होगा वो होगा आपको इटली में। कहाँ पे होगा, इटली के मिलान शहर में, मिलान शहर में, ठीक है। 2026 में हो, 2026 में होगा, 26 में, ठीक है। तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 85 में है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष कब मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। महिला उद्यमिता दिवस हो गया ना, कितना नवंबर को, 19 नवंबर को, 19 नवंबर को, ठीक है, 19 नवंबर को। आइए 19 नवंबर में जितने नवंबर में जितने भी दिवस हैं, है ना, सबको कवर करते हैं, सबको। नवंबर महीना में जितना भी दिवस है सबको कवर करते हैं। देखिए सुनिए, सबसे पहले बात तो 1 नवंबर से चलते हैं। 1 नवंबर से, 1 नवंबर में ना 7 गो स्टेट का 7 गो स्टेट बना है ना, बहुत सारा स्टेट बना है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, है ना, ये सारे बना है उस दिन। तो जल्दी पूछता नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। आते हैं 7 में, 7 नवंबर में कैंसर जागरूकता दिवस है। कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, है ना। और 9 नवंबर के है विधिक साक्षरता दिवस। क्या है 9 नवंबर के, विधिक साक्षरता दिवस। 9 नवंबर के क्या जगह, विधिक साक्षरता दिवस। यही पूछे आपको 10 नवंबर के, अगस्त नहीं नवंबर, 10 नवंबर के। तो 10 नवंबर में होता है विकास और शांति के लिए विज्ञान दिवस। विकास और शांति के लिए विज्ञान दिवस कब, 10 नवंबर के, है ना। 11 नवंबर में क्या होगा, 11 नवंबर में 2 गो है। कौन कौन, एक है रिमेम्बरेंस डे। रिमेम्बरेंस डे मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था ना, तो इसी दिन हुआ था, 11 नवंबर 1914 को, है ना। 1418 चला था प्रथम विश्व युद्ध, तो 14 को इसको बनाया जाता है रिमेम्बरेंस डे के रूप में। आज रखिएगा 11 नवंबर को, है ना, 11 नवंबर को। और 11 नवंबर को ही, 11 नवंबर के हो गया क्या, रिमेम्बरेंस डे। और 11 नवंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को ही, ठीक है। आगे आते हैं 14 नवंबर। 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, है ना। और आगे 16 नवंबर को मनाया जाता है प्रेस दिवस। क्या, प्रेस दिवस। 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, जल्दी बनेगा नहीं। प्रेस दिवस 16 नवंबर के, है ना। और 16 नवंबर के ही मनाया जाता है क्या, सहिष्णुता दिवस। क्या मनाया जाता है, सहिष्णुता दिवस ही 16 नवंबर को ही। और 17 नवंबर को मनाया जाता है मिर्गी दिवस। 17 नवंबर को क्या, मिर्गी दिवस। और 19 नवंबर जो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें है क्या, महिला उद्यमिता दिवस, पुरुष दिवस, शौचालय दिवस, इंदिरा गांधी का जयंती दिवस, और भारत क्रिकेट जो हारा है अभी वर्ल्ड विश्व कप, ये भी दिवस, है ना। 19 नवंबर के ही ये गेम हुआ था, फाइनल गेम, है ना। तो देखिएगा ये भी। नेक्स्ट में है 20 नवंबर में है यूनिवर्सल चिल्ड्रेन डे। 20 नवंबर में क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल चिल्ड्रेन डे। और 21 नवंबर के मछली दिवस और टीबी दिवस। मछली दिवस और टीबी दिवस की 21 नवंबर के, ठीक है। और एक और बच गया है 25 नवंबर। 25 नवंबर के है महिला हिंसा के प्रति, मतलब कोई महिला के साथ हिंसा नहीं करना है, महिला हिंसा के निरोध दिवस है ये, है ना, 25 नवंबर के। और कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। तो इतना डेट कम से कम आपको याद रखना है ना।
चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 85 के बाद से आपका यहाँ से शुरू होता है रीजनिंग। तो रीजनिंग और मैथ आप अपने से करिए, बनाइए, सब प्रैक्टिस की चीज़ है, ज़्यादा बड़ा कठिन रहता नहीं है, हम सिर्फ जीके कर देंगे, है ना। क्वेश्चन जीके जो है अब आगे है आपका 136 क्वेश्चन नंबर 136 में है अब जीके, है ना। आइए यहाँ पे 136 क्वेश्चन नंबर में है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन के एक अणु, ऑक्सीजन का जब भी आपसे पूछे, है ना, कि अणु, तो अणु लिखते हैं आप तो O2 लिखते हैं, है ना। और अगर बोले कि ऑक्सीजन का परमाणु तो सिर्फ O लिखना, ऑक्सीजन का अणु बोले तो O2 लिखना, O2, है ना। तो ऑक्सीजन के अणु बोल रहा है, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, कितना होता है 16 होता है मास। तो O2 है तो 2 से गुना कर देंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 का ग्राम आंसर, बी नंबर ऑप्शन। 37 क्वेश्चन नंबर में है 137 में कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। देखो भाई, इसमें जो ऑप्शन ए और डी दिया है वो दोनों सेम दे दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए और डी, ठोस, द्रव और गैस, है ना। देखो अणुओं की गति जो होता है ना, सबसे अधिक होता है गैस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है ठोस में। मतलब कि गैस देखो कहीं पे अस्थिर नहीं है, हमेशा मूव करता रहता है, चलता रहता है ना। तो सबसे अधिक उसके अणुओं की गति होती है ना। द्रव, द्रव जो होता है जैसे पानी हो गया, इसमें थोड़ा सा उससे कम होता है, इसलिए लिक्विड अवस्था में रहता है ये, है ना। तो कहीं बह जाएगा ये, है ना, ऐसा नहीं कि उड़ जाएगा, बहेगा, है ना। उड़ जाएगा तो हवा में चल जाएगा फिर, है ना। और सबसे कम होता है ठोस का, जल्दी खसा भी नहीं करेगा उसका अणु, है ना। तो इसमें वही पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा का सबसे बढ़ता हुआ क्रम कौन है। तो सबसे कम रहता है ठोस में, उससे अधिक रहता है द्रव में, और उससे अधिक रहता है गैस में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डी में भी वही चीज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो जो थकान होता है मांसपेशियों में ना, वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, है ना। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाता है ना, लगातार हम वर्क करते रहते हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है सही से नहीं, और सही से नहीं टूटता है ना, तो बन जाता है क्या, लैक्टिक, है ना। देखो पहले टूटता है क्या, अनऑक्सीकरण होता है। श्वसन में पढ़ाते हैं चैप्टर, श्वसन में एक चैप्टर है 10th में, उसमें पढ़ाते हैं बायोलॉजी में, कि ग्लूकोज का जो पहले होता है क्या, ग्लूकोज का टूटता है 2 भाग में, एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो टूटेगा तो उससे बनेगा क्या, पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है, पायरुविक अम्ल। और यही पायरुविक अम्ल टूटता है फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनता है एनर्जी। लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिले, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वहाँ पे बन जाए, तो वहाँ पे बन जाता है लैक्टिक अम्ल, है ना, जिसमें बहुत ऊर्जा कम होती है, थकान अधिक होती है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और करते हैं। देखो अब यहाँ पे लैक्टिक जब अम्ल की बात आ गया है ना, तो अम्ल के बारे में आपको बहुत ही मज़ेदार बात बताते हैं, जो जल्दी कहीं आप देखने को नहीं मिलेगा, और अगर एग्जाम में पूछ दिया ना तो पक्का गलती करके आएंगे आप, है ना। सुनिए समझिए, हम समझाते हैं अच्छा से। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है, इसने बोला है ना कि अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। आपको सुनिएगा, किसे समझना है इसको। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अम्ल के बारे में शोध किया और बोला कि अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है। अगर ये H+, पहले तो यह स्टेटमेंट रखना कि किसने कहा है, तो आर्हेनियस कहा है ना। अब बात सुनिए, H+ आयन देता है ना, ये क्या कर रहा है, किसी को आयन दे रहा है ना। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, आयन ये क्या करता है, देता है किसी को। ठीक है, आयन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसी को बोल सकते हैं हम क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसमें उदासीन होता है, उसको बोलते हैं, है ना। प्रोटॉन देता है। अगर सवाल आपसे पूछ दे कि प्रोटॉन कौन देता है, अम्ल, क्षार, लवण, कौन देता है, तो बोलना प्रोटॉन देता है कौन, अम्ल, है ना। यही दे रहा है ना, ये निकल के दूसरे में। ठीक है, और ये बात कौन बोला है, ये पूछेगा। आर्हेनियस तो सब जानता है, जो ये पूछेगा कि प्रोटॉन देता है अम्ल, अम्ल जो है प्रोटॉन देता है, किसने बोला है, तो ये याद रखना, लॉरी साहब, एक साइंटिस्ट है लॉरी, है ना, एक साइंटिस्ट है कौन, लॉरी, है ना, तो याद रखना ये देता है। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, लॉरी नहीं, दूसरा ये है हाँ, ये है ब्रांस्टेड, एक सेकेंड, ब्रांस्टेड और लॉरी 2 अलग अलग साइंटिस्ट है, ये दोनों मिलकर किया था।
है ना, ये बोला था प्रोटॉन देता है। ठीक है, एक बात और वहाँ बोलेंगे, एक साइंटिस्ट है लिविस, एक साइंटिस्ट और कौन है, लिविस। ये बोला है अम्ल के बारे में लिविस बोला है कि अम्ल जो है ना, अम्ल जो है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन लेता है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन लेता है ना। ये तीनों बातें यहाँ साथ रखना है। जल में घुल कर H+ आयन देता है, कौन बोला है, आर्हेनियस। प्रोटॉन देता है किसी को, ये कौन बोला है, ब्रांस्टेड और लॉरी। और लिविस क्या बोला है कि अम्ल जो है एक जोड़ी आयन को, इलेक्ट्रॉन को लेता है ना। यहाँ से ये बताते रखने हैं। बाकी खट्टा मीठा जो लगता है वो आप जानते ही होंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उतना आप जानते होंगे, हमको पता है। एक बात यहाँ से और बोलेंगे कि बेंजोइक अम्ल जो है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। ये तो आसान सवाल पूछा था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन उससे हो जाता है। अगर पूछ दे कि बेंजोइक अम्ल का यूज कहाँ पे होता है, तो याद रखना बेंजोइक अम्ल का यूज होता है खाद्य परिरक्षण में, खाना को सुरक्षित रखने में ढेर देर तक इसका प्रयोग ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, हाँ कहाँ कर रहे थे, हाँ ये कर रहे थे बेंजोइक एसिड का यूज होता है कहाँ, खाद्य परिरक्षण में। ठीक है, और एसिटिक अम्ल जो है इसका तो बहुत बार यूज पूछ चुका है। एसिटिक अम्ल का भी अगर पूछे आपसे यूज, तो इसका यूज क्या है, खाद्य परिरक्षण में इसका भी यूज होता है ना। इसके अलावे 8 से 10% एसिटिक एसिड सिरका कहलाता है ना। तो सिरका बनाने में भी एसिटिक एसिड का ही यूज होता है। सिरका बनाने में किसका, एसिड का यूज। ठीक है, और एक बच गया है, और नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 है इसका सूत्र, फॉर्मूला क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना। नाइट्रिक एसिड का यूज होता है क्या, इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड को HNO3 नाइट्रिक एसिड है ये, है ना। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड से ही बनाया जाता है क्या, एक्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक्वा रेजिया बनाया जाता है किससे, नाइट्रिक अम्ल से, है ना। कैसे देखो, एक्वा रेजिया में 3 गो रहता है HCl और एगो रहता है HNO3, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और ये नाइट्रिक अम्ल 1, इसको दोनों मिला के बोलते हैं क्या, एक्वा रेजिया जो है ना, सोना को गला देता है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये कि HCl और NH3 किस अनुपात में रहता है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। अब जब कंपटीशन में ही आए हैं तो सवाल कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, कि विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है। विसर्जन नली बोला है ना। कभी पढ़े होंगे आप 9th का बुक, 9वीं क्लास का बुक केमिस्ट्री, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया समझाया क्या रखा हुआ है 9th के बुक में केमिस्ट्री में, विसर्जन नली, है ना। ये क्या है, विसर्जन नली, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट ये है, विसर्जन नली का एक्सपेरिमेंट ये है कि एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट था, है ना। हाँ, इस तरह का एक बनाया गया क्या, शीशा का इस तरह का आकार बना के ट्यूब बनाया गया। ठीक है, और इसे क्या किया गया, डिस्चार्ज कर लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया, लगा दिया गया एनोड, है ना, यहाँ पे लगा दिया गया कैथोड, यहाँ पे लगा दिया एनोड और कैथोड लगा दिया गया, है ना। और यहाँ जोड़ दिया गया क्या, एक बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, दोनों साइड को, और जब जोड़ा गया ना, अच्छा यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे वायु दाब को कम कर लिया गया था। यहाँ पे क्या किया, दाब को कम कर लिया गया। वही सवाल आपसे पूछा है कि दाब कितना कम किया गया था, तो दाब कितना कम किया गया था, तो 0.001 mmHg इसको रखना है ना। अच्छा, सेंटीमीटर में नहीं होता जल्दी, है ना, mmHg में ही होता है, याद रखिएगा, इसमें होता है ना। और इसमें जो वोल्ट दिया गया था ना यहाँ से बैटरी से, वो दिया गया था 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट दिया गया था, है ना, 1000 वोल्ट दिया गया था। तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखना है। इसी से पता चला था, इसी से प्रोटॉन की खोज हुई थी, डिस्चार्ज ट्यूब से ही, विसर्जन नलिका से ही क्या हुआ था,
प्रोटॉन की खोज हुआ था। इसमें पता चला कि ये जो यहाँ से कुछ कण निकल रहा है जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, उसी पॉजिटिव चार्ज को बोलते थे क्या बोले थे, प्रोटॉन। इसका खोज कौन किया था, तो जे थॉमसन जो है इसका खोज किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं कि 40 में कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत चुनना है। देखो साइंस है, साइंस को समझना पड़ेगा, आपको नहीं समझिएगा तो कभी नहीं बन पाएगा रट्टा मार के। कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो इसमें देखो है ना कि अधातुएं धनायन बनाती है, अधातु धनायन कभी नहीं बनाता, यही स्टेटमेंट गलत है आपका। धातु बनाता है हमेशा क्या, ऋणायन बनाता है ना, तो ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, धातु क्या बनाएगा, ऋणायन बनाता है। ठीक है, बाकी सब तो वही सब ऋणायन बनाता है, तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी है अधातुएं के कुछ अलग होता है, सही बात है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड देता है, ये भी सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। देखो इसमें याद कर लेना, इसे जल्दी से पूछता नहीं है ना। टीएम जो है इसका सही आंसर है, सी नंबर ऑप्शन में टीएम है ना। क्वेश्चन नंबर 142, कौन सा कथन सही है। अच्छा कभी आपको दिखता ना इस तरह का क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, तो इसमें कभी भी जल्दीबाजी मत करिए कि ये कथन पढ़े उसको मार दिए, गलत हो जाएगा है ना। पहले 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, सोचिए, उसके बाद आंसर करिए है ना। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट में कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पढ़ लेते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाती है। और दूसरा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर गैस रूप में बदल जाती है, सही बात है। देखो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर ठोस से गैस बन जाता है, तरल नहीं बनता है वो, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहाँ पर पूछ रहा है हमको सही कौन है, तो सही कौन हो जाएगा, 1 और 3 सही किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। देखो 1 और 3 सही है, 2 गलत है, यही हो जाएगा इसका आंसर है ना। देखो एक हो गया आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि सूखा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एक हो गया आपका नेप्थलीन, एक हो गया आपका कपूर। नेप्थलीन और कपूर और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है ना सीधे सीधे ठोस से गैस बन जाता है, तरल नहीं बनता है वो है ना। जैसे पानी है ना, जैसे जल है, तो जल जमा हुआ तो क्या है, ठोस अवस्था में है। ठोस को अगर हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो पहले वो तरल बनेगा, लिक्विड बनेगा है ना, उसके बाद लिक्विड को और गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। तो ये होता है जनरली, लेकिन ये बर्फ क्या कर रहा है, ठोस से सीधे सीधे गैस बन रहा है, वो तरल नहीं बन रहा है ना। कौन कौन रहेगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नेप्थलीन होता है, कौन कौन होता है, नेप्थलीन और कपूर होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये तीनों का देखना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ जो है ठोस से सीधे गैस बन रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन है ना। और यही अगर कोई वस्तु जो है गैस से ठोस बन रहा है, उल्टा मतलब कि गैस ठोस, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। और ये जो है निक्षेपण वाला अब तक 2 बार पूछ चुका है दरोगा के एग्जाम में कि निक्षेपण क्या है, मतलब कि ठोस से गैस से ठोस बनेगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण है ना। इसको बोलते हैं ठोस से गैस को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। बाकी तो गलना उलना है, ये सब है, ये आप समझ करते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। देखो यहाँ पे है NaCl सोडियम क्लोराइड जो है। अच्छा पहले बात समझना कि सांद्रण एक होता है तनु। तो सांद्रण जब भी बढ़ाए ना तो समझना सांद्रण मतलब गाढ़ा कर रहा है, घोल को गाढ़ा कर रहा है ना। और तनु मतलब होता है घोल को पतला कर रहा है। पतला मीन्स जैसे 1 गिलास चीनी है उसमें 1 गिलास पानी है, उसमें 2 मुट्ठी चीनी डाल दिए आप, और उसमें 2 मुट्ठी चीनी और डाल दिए तो वो सांद्र होगा है ना। और उससे चीनी और निकाल लिए मतलब चीनी कम कर लिए, मतलब कि उसको पतला कर दिया शरबत को, तो उसको तनु बोलते हैं है ना। तो यहाँ पे सांद्र कर रहा है मतलब गाढ़ा कर रहा है ना। तो बोला कि गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इसमें इसका जो आंसर दिया है ना वो हमको सही नहीं लग रहा है, इसलिए कि इसका आंसर दे रहा है अपवर्तनांक है ना। अगर घोल को गाढ़ा करेंगे ना तो अपवर्तनांक घट जाएगा है ना। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है किसी वस्तु का, अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल को बोलते हैं अपवर्तनांक बोला जाता है। अपवर्तनांक जिसको म्यू कहते हैं है ना। तो यहाँ पे घट जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा ना तो कौन होगा, पीएच नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि NaCl ये क्या है, लवण है। लवण क्या होता है, लवण का बीज मान कितना 7 होता है, 7 उदासीन होता है वो, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय है। तो अम्ल को सॉरी लवण को गाढ़ा करें चाहे पतला करें, वो लवण ही रहेगा, अम्ल क्षार तो है नहीं कि बढ़ घट जाएगा, है ना। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, pH इसका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाकी बात बर्तनांक घटे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और विचालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि उसको डेंस करेंगे तो विचालकता घट जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 में है कि लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है। देखो भाई, पौधे को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे पौधे के भाग हैं जो बांटा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है ना कि लाइकोपोडियम को ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ में रखा गया, तो इसका रखना लाइकोप्सिडा में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी, लाइकोप्सिडा में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी में रखा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 में है कि दमा मानव शरीर के किस अंग का विकार है। देखो, दमा जो है ना, दमा जो है सांस जो आप लेते हैं, जैसे एक सेकंड आइए देखते हैं, बोर्ड पे ही समझाते हैं, अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो टाइम लगेगा, मेरे क्लास में ना, मेरे वीडियो में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये नहीं है कि हाँ जैसे तैसे कर दिया, आपको जिसे पूरा क्लास में पढ़ते होंगे आप कहीं पे, उससे हम ऐसा नहीं कि कम पढ़ाएंगे, जितना आप क्लास में पढ़ते हैं उससे कम एक वर्ड भी नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ बात है कि अब लड़कों को है कि धैर्य से सुनता ही नहीं है, देखेगा शॉर्टकट में निकलेगा, तो शॉर्टकट में कहाँ जाएगा। जीके शॉर्टकट में भागने का कभी तरीका नहीं है, जितना शॉर्टकट पढ़िएगा उतना ज़्यादा दिन तक पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इससे बढ़िया है कि लॉन्ग कट में ही एक बार पढ़ लो, ताकि उसे कभी सवाल छूटते नहीं। देखिए, आपका जो नाक बनता है ना, यहाँ से बनता है नाक, और यहाँ से आके थोड़ा सा ये ऐसे उठा रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है। यहाँ पे कंठ हो गया, जब इसको आगे बढ़ाते हैं ना तो ये ऐसे ऐसे रहता है ना। इसको बोलते हैं ट्रैकिया, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। और ट्रैकिया आगे जाकर 2 भाग में बट जाता है ऐसे, है ना। और यही से रहता है आपका फेफड़ा, इसका रहता है आपका ये फेफड़ा रहता है। ठीक है। जो 2 भाग में बट जाता है ट्रैकिया, तो इसको बोलते हैं ट्रैकियोल। क्या बोलेंगे इसको, ट्रैकियोल बोलते हैं। ये हो गया ट्रैकिया, एक को है तो 2 को हट गया तो ट्रैकियोल बोलते हैं इसको, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियोल, ट्रैकियोल। अब देखो क्या होता है ना, यही भाग इसका ये बहुत पतला होता है, आगे जाके बहुत पतला हो जाता है, यही भाग जो है सूज जाता है, फूल जाता है। अब देखो तो अगर ये फूल जाएगा तो इससे हवा सही से पास कर पाएगा, हवा सही से पास नहीं कर पाएगा, तो हवा को मतलब क्या होता है, यहाँ पे जाएगा क्या, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को ब्लड जो है, ब्लड ले जाएगा पूरे बॉडी में, है ना। वही बड़ा प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, नहीं जा पाएगा सही से हमारे बॉडी में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, ये पूछा था क्वेश्चन की बीमारी कौन सा है, तो श्वसन से संबंधित बीमारी है। ये कौन है, श्वसन विकार है ना। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, श्वसन तंत्र का विकार है ये, श्वसन को प्रभावित करेगा, है ना। अच्छा, इसी से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पूरे बॉडी में, है ना। हवा नहीं जा पाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाएगा, ब्लड भी नहीं जा पाएगा, है ना। तो ये सारे ये क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। देखो यहाँ पे समझना, अच्छे समझना, हम बोल देते हैं। एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। देखिए सबसे पहले रखते हैं घास को खाएगा खरगोश, खरगोश को खाएगा भेड़िया, भेड़िया को खाएगा शेर। ये कंप्लीट है। ठीक है, ये सही है। हमको चुनना है, गलत चुनना है, संग्रह नहीं है वो चुनना है, तो ये तो सही है, ये तो है। दूसरा आइए, प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा। प्लवक किसको बोलते हैं, प्लवक को कहीं कहीं पे लिखा लगा इंग्लिश में फाइटोप्लैंक्टन। वो क्या है, जलीय शैवाल है, वो जलीय शैवाल है, उसको बोलते हैं प्लवक बोलते हैं उसको, है ना। तैरते रहता है पानी के ऊपर शैवाल। उसको कौन खाता है, उसको खाता है मछली, है ना। तो प्लवक को खा लिया मछली, है ना। और मछली को कौन खाएगा अब, मानव। तो टिड्डा कहाँ जाएगा, है ना। ठीक है, मान लेते हैं प्लवक को खा लिया कौन, मछली को खा लिया मानव। टिड्डा क्या करेगा, टिड्डा तो अलग हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं अरेंज हो पाएगा, है ना। क्योंकि टिड्डा मछली को नहीं खाएगा, पानी में नहीं रहता टिड्डा रहता है पृथ्वी पर, है ना। तो ये नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, टिड्डा को अगर मछली खा भी लिया, मछली को अगर टिड्डा खा भी लिया, तो टिड्डा को आदमी नहीं खाता है ना। आज अचानक बात छोड़ दो, अचानक कुछ भी खा लेगा, उसके बाद नहीं करेंगे हम, है ना। तो ये नहीं, ये गलत बात है। ठीक है। और है भेड़िया, सांप, बाघ।
भेड़िया घास सांप बाघ है, भेड़िया घास सांप बाघ। तो देखो इसमें घास खाने वाला कोई ना है, ना तो भेड़िया घास खाएगा, ना तो सांप, ना तो बाघ, घास कोई नहीं खाएगा, तो ये भी पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है। चौथा में देखिए मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा, इसमें हो जाएगा। देखो घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा चील, ये कंप्लीट है ना। मतलब कि 1 और 4 कंप्लीट है। कंप्लीट नहीं कौन है, संगठन नहीं बनता है कौन, तो 2 और 3। तो 2 और 3 ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर सी में है 2 और 3। इस तरह से हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 147 में है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन सही नहीं है चुनना है आपको, है ना। देखिए एंटीबायोटिक के बारे में हम एक बार जो बता देते हैं उसको दिमाग बैठा लेना कि एंटीबायोटिक जो है ना, जब भी एक्शन करता है, जब भी काम करता है तो वायरस पर काम करता है। डॉक्टर जब भी काम करेगा तो किस पर काम करेगा, वायरस पर, है ना। और वायरस से जितना भी बीमारी होता है, सारा बीमारी क्या होता है, फैलने वाला होता है। तो जितना भी फैलने वाला बीमारी होगा उस पर एंटीबायोटिक क्या होता है, प्रभावी नहीं होता। सॉरी क्या बोल दिया, प्रभावी नहीं होता वायरस पर, वायरस पर प्रभावी नहीं होता है। ये प्रभावी किस पर होता है, तो होता है बैक्टीरिया पर प्रभावित, है ना। ये किस पर होगा, बैक्टीरिया पर प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला में लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता है। ये सही बात है, ये सही बात है, वायरस पर प्रभावित नहीं होता है ये। दूसरा है एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू में प्रभावित नहीं होते, ये भी सही बात है, क्योंकि जुकाम और फ्लू जो होता है वायरस के कारण ही होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में है ऑप्शन में कि एंटीबायोटिक के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रभाव में दुष्प्रभाव में शामिल हो सकता है, ये हाँ हो सकता है, सही बात है। और चौथा ऑप्शन में है कि एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं रोगों के प्रति प्रभावी होते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 4 में है कि एंटीबायोटिक जो है ना जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये सही बात है, ये क्या है, सही बात है ना। तो 1, 2 और 3 मतलब कि ए बी और डी ये सही है, आपको चुनना है कथन सही नहीं है, सही नहीं हो जाएगा सी, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, नहीं, गलत बात है ये। इसलिए ना कि चेचक होता है वायरस से, और वायरस क्या है, प्रभावी फैलाने वाला है, फैलाने वाला में काम नहीं करता है ये, है ना। और यहाँ पे बोल सकता है कि प्रभावी हो सकता है, जो गलत बात है, ठीक है। तो इसका जगह क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148 में है कि यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों में स्थानांतरित होता है तो उसको क्या कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं है, ये क्वेश्चन 12th से है, 12th के पढ़ाते हैं बायोलॉजी, हमको पता है ना। ये क्वेश्चन 12th का है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना कि एक लक्षण जो है, रोग जो है आनुवंशिक है, मतलब कि जनक से जा रहा है, मतलब बाप से जा रहा है बेटा में, है ना। तो जो वाहक होता है ना, जो वाहक जो एक वंश से दूसरे वंश में बहाता ले जाता है रोग को, उसको बोलते हैं वाहक, है ना। तो वाहक अगर मादा होती है, वाहक अगर फीमेल होती है ना, तो उसको बोला जाता है लिंग संलग्न अप्रभावी कहा जाता है, उसको कहा जाता है लिंग संलग्न अप्रभावी। इसका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समझिए इसको अच्छे से, सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि सभी हरे पौधे और नीले शैवाल उत्पादक होते हैं। सही बात है भाई, जो खाना खुद से बनाता है ना, जैसे पौधे, शैवाल, इसको बोलते हैं उत्पादक। तो सही बात है, खाना खुद से बनाता है, उत्पादक है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन है सभी हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। सही बात है, ये कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है ना। आप पढ़े हैं ना कार्बनिक और अकार्बनिक, है ना। तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये सही बात है, ठीक है। तीसरा है कि उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। ये देखो नहीं बी में ही गलत है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना कि हरे बी में पढ़ते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, यही गलत दिया हुआ है। हरे पौधे जिसे अपना भोजन बनाता है तो किससे बनाता है, बनाता है जल से, H2O से, और बनाता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। ये 2 मिनट आता है, बाकी तो सनलाइट आता है ना, वो बाकी तो रहता है सनलाइट, बाकी हरे तो लगभग रहता है, तो उसके अंदर ही रहता है। तो ये दोनों जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है ना अकार्बनिक पदार्थ है। तो सही बात है कि अकार्बनिक पदार्थ से खाना बनाता है
है ना। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है ना। और 4 नंबर ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में जो है पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। मतलब कि पौधा जो है ना ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब कि पौधा जो है ना प्रकाश ऊर्जा बदलता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ये भी सही बात है कि पौधा लेता है कौन, सनलाइट लेता है, उससे बनाता है क्या, ग्लूकोज बनाता है, मतलब कि सूर्य ऊर्जा को बदलता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में। तो ये भी सही है। तो गलत कौन है, गलत है ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोल रहा है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करता है। नहीं, अकार्बनिक से प्राप्त करता है, क्योंकि जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ नहीं है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में, अच्छा किसी समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं। कार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं और अकार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं। सुन लो एक सेकंड के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो, जो भी आप जनरली पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं अकार्बनिक पदार्थ के बारे में। जैसे जल हो गया H2O, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया NaCl हो गया, ये सारे कितने हैं, अकार्बनिक है। और जिसमें भी आपको दिखेगा ना कार्बन का श्रृंखला दिखेगा, आपको जिसमें भी दिखेगा कार्बन का श्रृंखला, वो सारे हैं क्या, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का डिफिनेशन ही यही है कि कार्बन जो है श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए रहते हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे यूरिया, आप देखते हो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये सारे क्या है, अगर ऐसे रहेगा ना इतना लंबा इसी तरह का C6 ये इतना, हाँ। यूरिया पढ़ते होंगे C12H20 इस तरह, है ना। तो ऐसे ऐसे कार्बन क्या होते हैं, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कार्बनिक इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक। जितना भी है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नॉन डॉक्टेन, सब है क्या, कार्बनिक, है ना। और बाकी सब हो गया अकार्बनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 150 नंबर में, लास्ट क्वेश्चन है ये कि HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है क्या होगा, हेपेटाइटिस होगा, प्लेग होगा, एड्स होगा, कैंसर होगा। नहीं, एड्स होगा। HIV क्या है, वायरस है, इसको बोलते हैं क्या, HIV को बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। तो एड्स का फुल फॉर्म है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, देखने के लिए आपको थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। और अच्छा एक सेकंड के लिए, आपको अगर क्या इसमें खराबी लग रहा है, जैसे मेरे वीडियो में क्या खराबी लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बोर होते हैं आप, अच्छा लग रहा है कुछ भी, अगर थोड़ा सा जैसे लगता है ना कि और हमको क्या सही वीडियो आपको अच्छा लगे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो ज़रूर से बताइए कमेंट में, ताकि हम थोड़ा सा और आपको अच्छे से दे सकें। थैंक यू सो मच।